हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण कला शैलियों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बता रहा है कि जो प्राचीन काल में जो मंदिर बने, जैसे कि आप लोग देखे जानते होंगे कि प्राचीन काल में कई प्रकार के मंदिर है। जैसे कि नागर शैली में मंदिर बनी, फिर से द्रविड़ शैली में बनी, फिर वेसर शैली में बनी। तो वो कह रहा है कि जो ये बने मंदिर उनका थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। संक्षिप्त में वर्णन करना यानी कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा यानी कि 150 वर्ड या 200 वर्ड में आपको लिखना है इसको। तो चलिए इसको लिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए 3 चीज़ होता है, जो कि पहला भूमिका होता है, फिर जो वो मुख्य भाग है उसको लिखेंगे, फिर अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, भूमिका से। तो भूमिका को हम लोग देखते हैं। भारत की प्राचीन स्थापत्य कला शैली में मंदिरों का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण लोगों की धार्मिक सहजता व्यवहारिकता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित थे। प्राचीन काल में भारत में मंदिर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र के बनकर उभरे। संपूर्ण भारत में गुप्त काल मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियों का उद्भव हुआ। तो देखिए, कहने मतलब ये है कि प्राचीन काल में सबसे अगर महत्वपूर्ण स्थापत्य कला था तो कौन सा था, वही था मंदिर। और मंदिर जो निर्माण हुआ वो क्या था, धार्मिक सहजता और व्यवहारिकता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित था। उसके बाद कह रहा है कि जो प्राचीन काल में मंदिर बना वो क्या था, सामाजिक भी और आर्थिक भी तथा राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में कोई भी बैठक होता था तो कहाँ पर होता था, सामाजिक कहाँ पर होता, मंदिर के पास होता था। और एक और बात है कि मंदिर के अगल बगल ही हम लोग क्या करते, मेला लगाते थे, मेटा या कोई भी और भी फंक्शन होता था, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं भी वहाँ पर होती थी। राजनीतिक यानी कि मंदिर के पास ही कोई भी राजा अपना बैठक करता था, क्योंकि वहाँ पर जो ब्राह्मण थे वे उसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे प्राचीन काल में। इसलिए जो मंदिर था वे तीनों रूप से सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद कहता है कि गुप्त काल से पूर्व भारत में बड़े पैमाने पर संगठित एवं बृहद रूप से मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिरों और रचना हुए थे, इसी कारण उसको गुप्त काल को स्वर्ण युग बोलते हैं। तो संपूर्ण भारत में गुप्त युग के शासकों ने संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण का प्रारंभ करके मंदिर निर्माण कला शैली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। मतलब संरचनात्मक मंदिर के निर्माण करके मंदिर जो निर्माण हो रही थी उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। यही कहा है कि गुप्त काल के बाद जितने भी राजपूत काल तक जो भी वंश आए सबों के साथ क्या हुआ, मंदिर का विकास होता रहा। मंदिरों के इतने व्यापक एवं उच्च पैमाने पर निर्माण के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। देखिए, यहाँ तक बढ़ गया था कि मंदिर के निर्माण करके उसमें क्षेत्रीय राजनीतिक मतलब क्षेत्रीय राजनीति में भी परिवर्तन आए और क्षेत्रीय राजनीति का शक्तियों का भी उद्भव हो गया। तत्कालिक भारत के मूल रूप से प्रचलित 3 प्रकार के मंदिर निर्माण शैलियों को चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। यहाँ पर चार्ट दिया गया है। तो मंदिर निर्माण किसने, प्राचीन काल में पहले नागर शैली का, फिर से बेसर शैली, फिर से द्रविड़ शैली। इसका क्षेत्र कौन सा था, तो ये उत्तर भारत में था, ये मध्य भारत में था, ये दक्षिण भारत में था। उसके बाद है कि हिमालय से लेके विंध्य पर्वत के उत्तर तक था। उसके बाद ये विंध्य पर्वत से लेके कृष्णा नदी तक, और कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक। तो जैसे आप लोग इसको मैप बना के भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक विंध्य है तो विंध्य के ऊपर कौन सा हुआ, नगर शैली। फिर से यहाँ पर है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी के उत्तर में कौन सा हो गया, बेसर, और नीचे का हुआ द्रविड़। आप लोग ऐसे भी लिख के बना सकते हैं।
अब हम लोग पारा-पारी सबको पढ़ते हैं या फिर लिखेंगे क्या है। पहले नागर शैली। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण चौकोर या वर्गाकार रूप में किया जाता था। प्रमुख रूप से उत्तर भारत में इस शैली के मंदिर पाए जाते हैं। जैसे कि हम ऊपर ही बताए थे कि जो नागर शैली है वो उत्तर भारत की है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। नागर शैली की पहचान समतल तल से उठती हुई शिखर की प्रधानता है। इसकी पहचान क्या है? जो समतल दर्पण है, जो है उससे ऊपर हुआ उठते हुए जाता है। इसी के साथ बंगाल, उड़ीसा से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक इस शैली का उदाहरण मिलते हैं। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे इसकी ऊंचाई है, इसको 8 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि पहला जो है उसको मूल बोलेंगे, फिर मसरक बोलेंगे, उसके बाद जंघा जिसको दीवार बोलते हैं, कपोत, फिर शिखर, ग्यल, वर्तुलाकार, फिर से हम लाक्षक, उसके बाद कुंभ। इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कालिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहते हैं। तो जैसे इसको आप लोग पीढ़ी की दृष्टि से भी याद रख सकते हैं कि जो नागर शैली का मंदिर है उड़ीसा में उसको कालिंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा का प्राचीन नाम कालिंग था। गुजरात में इसको लाट बोलते हैं। हिमालय आप लोग जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसको पर्वतीय भी कहा जाता है। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख उदाहरण लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, तथा महाबोधि मंदिर जो कि बिहार के गया में है। ये आपको क्या पढ़ने का एग्जाम्पल जो है इसको याद करके रखना पड़ेगा। लिंगराज मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर, महाबोधि मंदिर आपको याद करके रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो लिखना नेसेसरी होता है, क्योंकि कोई भी कॉपी चेक करने वाला ये समझता है कि आप अगर एग्जाम्पल देते हैं तो एक तरह से प्रूफ के रूप में देखा जाता है, इसलिए एग्जाम्पल को जरूर याद करके रख लीजिए। दूसरा है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। द्रविड़ों का निचला भाग वर्गाकार या मस्तक गुंबदाकार होता है। यह 6 या 8 पहलुओं वाला होता है। गर्भगृह के ऊपर का भाग जिसे विमान कहते हैं, पिरामिड के आकार का होता है। उनमें अनेक मंजिलें पाई जाती है। आंगन के मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। जो आंगन के मुख्य द्वार उसको गोपुरम कहते हैं। और यह इतना ऊंचा होता है कि कई बार जो प्रधान मंदिर है उसके शिखर को छुपा देता है। एक मंदिर एक लंबे चौड़े प्रांगण से घिरा होता है, जिसमें छोटे छोटे अनेक मंदिर, कई अन्य कक्ष, तालाब, प्रदक्षिणा पथ आदि बनाए जाते हैं। इस मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इस शैली के मंदिरों के अंतर्गत तंजौर में बृहस्पति मंदिर, एलोरा में कैलाश, बेलूर में चिन्नाकेशव मंदिर। तो आप जान गए कि जो द्रविड़ मंदिर है वो कैसा है। तो इसका जो शिखर है उसको क्या बोलेंगे हम, विमान टाइप का है, और जो प्रवेश द्वार है उसको गोपुरम। और गोपुरम सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसका होता है, तो गोपुरम का होता है। उसके बाद है तीसरा बेसर शैली। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेके कृष्णा नदी के तट तक मिलते हैं। चालुक्य राजाओं द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने के कारण बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। देखिए, कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कोई भी चीज़ किसी खास राजवंश या व्यक्ति से जुड़ जाता है तो उसको उसी उपनाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार चालुक्य राजाओं ने इसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, इसीलिए इस शैली को हम लोग चालुक्य शैली भी कह सकते हैं। चालुक्य तथा होयसल कालिंग मंदिरों की दीवारों, छतों तथा इसके स्तंभ द्वारों का अलंकरण बहुत बड़ा, सजीव तथा मोहक है। इस शैली के मंदिर विन्यास में दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली और उत्तर भारत का नागर शैली से
मिश्रित मंदिर बनाए गए, जैसे वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया। इसके अलावा चालुक्य मंदिर जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद कौशल के राजगुण मंदिर वैसे शैली के उदाहरण है। देखिए आपको हम बताते हैं, एग्जाम्पल आपको जरूर याद करके रखना पड़ेगा। चालुक्य मंदिर जो कर्नाटक में है, कौशल के राजगुण मंदिर, फिर से वृंदावन मंदिर। अब हम लोग इसका निष्कर्ष लिखते हैं पूरा। पूर्व एवं उत्तर मध्य युग को प्राचीन भारतीय मंदिर निर्माण कला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये मंदिर प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं एवं ज्ञान के वाहक के रूप में अपनी अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है। साथ ही ये प्राचीन भारत के वैभवशाली स्थापत्य कला, उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक जीवन प्रमाण दिया। इसकी सुंदरता का वर्णन पर्सी ब्राउन जैसे कला समीक्षकों ने भी किया। वर्तमान में ये मंदिर पर्यटक एवं आस्था का महान केंद्र के रूप में अपनी प्रासंगिकता से वैभव को बनाए हुए हैं। तो देखिए कितना बेहतर रूप से इसका निष्कर्ष लिखा हुआ है। तो हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और इसको आप लोग लिख भी लिए होंगे, और परीक्षा में आएगा तो इसको आप लोग लिख कर भी आएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जहाँ पर एक और ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।